जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 12th का ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों जितने भी आपके चैप्टर 1 से यानी मानव भूगोल प्रकृति तथा विशेष क्षेत्र, इनसे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर कराया जाएगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आपको लगातार देखते रहना है और क्लास में ही आपको हर वो चीज़ जो है आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है वीडियो पॉज करते करते फिर जो है आपको नोट्स बना लेना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के जियो शब्द, जियो और ग्राफो के शब्द से मिलकर बना है। यानी ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि जियो तथा ग्राफो से मिलकर बना हुआ है। जबकि जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। हालांकि ये सब जो है हमने थ्योरी में आपको कवर करा रखा है, लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे उन सभी को हम जो है टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है कि भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक आपको पता होगा हिकेटियस है। इनका हिकेटियस का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है जस पीरियडियस। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, तो अगला दे रखा है कि भूगोल का जनक, भूगोल के शब्द का जनक, भूगोल के शब्द का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। आपको बता रखे हैं हम कि भूगोल के शब्द का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। लेकिन भूगोल का जनक अगर पूछा जाए तो वो कौन है, हिकेटियस भाई साहब। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि रेटजेल का जन्म, रेटजेल का जन्म कब हुआ था, 1844, और मृत्यु कब हुआ था, तो 1904 में। रेटजेल, रेटजेल कौन है भाई, तो मानव भूगोल के जनक है। कौन है, मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल साहब। मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। क्लियर है। उसके बाद है रेटजेल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेटजेल की ही एक पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसने दिया था, तो रेटजेल ने दिया था। यानी जो मानव भूगोल के जनक हैं, मानव भूगोल के जनक कौन है, रेटजेल। उन्होंने अपने तरफ से जो है मानव भूगोल का एक डेफिनेशन दिया था जिसका नाम क्या है कि मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इस कथन को किसने कहा था, तो रेटजेल ने कहा था। उसके बाद है प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। प्रकृति और मानव क्या है, एक अविभाज्य तत्व है कि प्रकृति एवं मानव एक क्या है, अविभाज्य तत्व है। मतलब इसका, इस शब्द का तात्पर्य क्या है कि अविभाज्य तत्व है। देखिए प्रकृति को जो है हम मनुष्य से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति अगर मनुष्य से अलग हो जाएगा तो यहाँ तक कि मनुष्य तो क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य जो श्वास लेता है, जिस वजह से वो जीता है, वो प्रकृति से ही जो है इन्हें श्वास की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रकृति भी एक ऐसा तत्व है जिसको कि हम मनुष्य से अलग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखिए प्रकृति को अगर हम मनुष्य से अलग कर देंगे तो इसका देखरेख कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, और जिस वजह से धीरे धीरे प्रकृति जो है क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि प्रकृति और मनुष्य जो है वो क्या है, एक अविभाज्य तत्व है जिसका हम अलग नहीं कर सकते, जिसको हम एक अलग नहीं कर सकते इसको। ठीक, उसके बाद है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल का भी डेफिनेशन दिया था जिसका नाम है कुमारी सैंपल जी। ये भी जो है एक मानव भूगोल के भूगोलवेत्ताओं में आती हैं। तो कुमारी सैंपल ने जो है इनका मानव भूगोल का एक डेफिनेशन दिया था। क्या दिया था कि क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या अध्ययन है, तो मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कुमारी सैंपल का ये कथन है। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक भूगोल की उपक्षेत्र चिकित्सा भूगोल नहीं है। देखिए सामाजिक भूगोल का हमने जो है आपको उपक्षेत्र और क्षेत्र को पढ़ा दिया है। भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र को हमने पढ़ा रखा है। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र तो 3 ही है, बहुत सारा है। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र में क्या क्या आएगा, देखिए आपका साइकोलॉजी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, है ना, साइकोलॉजी, हिस्ट्री। उसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी आ जाएगा इसमें, नहीं बहुत सारा आएगा। लेकिन चिकित्सा भूगोल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का ये उपक्षेत्र नहीं है, बल्कि ये मानव भूगोल का एक उपक्षेत्र में आता है, चिकित्सा भूगोल, है ना।
तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो क्या है कि भूगोल से संबंधित कौन नहीं है। देखिए भूगोल से संबंधित कौन नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में आपके ऐसे बनेंगे, हालांकि हमने यहाँ बर्ट्रेड रसल तो लिख दिया है, लेकिन ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा ऐसे बनेगा कि भूगोल से संबंधित इनमें से कौन है। तो आपको अगर पता रहेगा कौन कौन भूगोल से संबंधित है तो आप बर्ट्रेड रसल, ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, इसलिए हमने अब बर्ट्रेड रसल या क्वेश्चन ऐसा ही दे दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं, बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो बर्ट्रेड रसल आप ध्यान रखिएगा, भूगोल से संबंधित कौन नहीं है, तो ऑप्शन बर्ट्रेड रसल रहेगा ही रहेगा, उसी को आपको मारना है। उसके बाद है संभववाद अवधारणा। संभववाद अवधारणा में प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों को क्या माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद जो एक ऐसी अवधारणा है जिसमें क्या किया गया है, प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक, उसके बाद है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद अगला जो है, अगला टॉपिक जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि भौगोलिक सूचनाकात का स्रोत प्राचीन महाकाव्य नहीं है। देखिए भौगोलिक सूचनाकात का स्रोत प्राचीन महाकाव्य नहीं है, मतलब क्या कि देखिए भौगोलिक सूचना प्राचीन महाकाव्य को अगर आप पढ़ेंगे, जैसे रामायण महाभारत, इन चीज को अगर आप पढ़ेंगे तो उससे कोई भी भौगोलिक सूचना नहीं मिलती है, इसलिए कहा गया है कि भौगोलिक सूचनाकात का स्रोत कौन नहीं है, तो ऑप्शन में रहेगा आपका प्राचीन महाकाव्य। बाकी सब जो भी रहेगा उसको आप पढ़ के समझ करके आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगला है समकालनात्मक अनुशासन भूगोल का वर्णन नहीं करता है। कैसे नहीं करता है भूगोल का वर्णन, देखिए सम यानी बराबर, कला यानी आर्ट, और अनात्मक, समकलानात्मक, यानी कि इसमें जो है अनुशासन को लेकर बात किया गया है, और अनुशासन को लेकर, बराबरी को, अनुशासन को लेकर जो है वो राजनीतिक विज्ञान में बात किया जाता है, ना कि भूगोल में। तो एक यहाँ पे टॉपिक आपको ये याद रखना है कि समकलनात्मक अनुशासन जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है। उसके बाद अगला है, अगला क्या दे रखा है, तो अगला है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक तकनीक है। देखिए सही बात है, प्रकृति और मनुष्य के बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होती है, जो प्रकृति के साथ मनुष्य जुड़ पाता है, उसके लिए प्रमुख कारक जो है वो तकनीक है। कैसे, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पेड़ है ना, आपने एक पेड़ लगाया, अब उस पेड़ से आप चाह रहे हैं कि नहीं हम कुछ जो है घर या फिर कुछ बनाएंगे उससे, तो इस पेड़ से जो है अगर हम घर बनाएंगे या फिर कोई सामान जैसे कुर्सी टेबल ये सब बनाएंगे, तो ये पेड़ से कैसे बनाएंगे, इस पेड़ से कैसे बना सकता है कोई मनुष्य सामग्री को, तो तभी बना सकता है जब उसके पास तकनीक होगा। जब उसके पास तकनीक होगा तभी इस पेड़ को जो है वो मानवीय उपयोगिता के लिए, मानवीय उपयोगिता संबंधी वस्तुएं उन्हें बना सकता है, यानी इस पेड़ को जो है मानवीय उपयोग के लायक बना सकता है। ठीक, तो प्रकृति और मानव क्या है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तकनीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि मानव जीवन की मूल आवश्यकता क्या नहीं है, तो परिवहन नहीं है। कैसे, अब देखिए अभी आपने देखा होगा कि ये जो है कोरोना का टाइम निकल गया, तो कोरोना के टाइम में जो है क्या होता था कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन जो लगा हुआ था उसमें क्या हुआ था कि कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा सकता है, या फिर कुछ समय पे ही जा सकता था, लेकिन मेनली रूप से अगर देखा जाए तो इसमें जो है परिवहन प्रक्रिया क्या हो गई थी, बिल्कुल ठप हो गई थी, यानी बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या थे, जीवित थे। तो इसलिए बताया गया है कि मानव जीवन की मूल आवश्यकता से संबंधित क्या नहीं है, तो परिवहन, यानी कि जीवन जीने के लिए परिवहन अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिवहन से जीवन नहीं चलता है। जीवन किससे चलता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज क्या है, मानव जीवन की मूल आवश्यकता है, लेकिन क्या नहीं है, तो परिवहन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपने देख लिया होगा। उसके बाद अब अगला देखेंगे हम लोग, अगला जो है उसको आप ध्यान से देखिएगा, और भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को देखिए। अब क्या दे रखा है, दे रखा है कि मानव भूगोल का उपागम मात्रात्मक क्रांति नहीं है। मानव भूगोल का उपागम मात्रात्मक क्रांति नहीं है, मतलब क्या हुआ इसका, देखिए मात्रात्मक क्रांति ये एक क्रांति के बारे में चर्चा करता है। ये चीज जो है आप आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये चीज कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है कि मानव भूगोल का उपागम ये मात्रात्मक क्रांति नहीं है। उसके बाद हमने आपको जो है थ्योरी में बताया था कि भाषा परिवार क्या है, तो भाषा परिवार क्या होता है कि किसी भाषा को लेकर एक संघ बनना, किसी एक भाषा को लेकर एक संघ बनना, उसी को भाषा परिवार कहते हैं। तो सबसे ज्यादा भाषा परिवार की जनसंख्या हमने बताया था, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम भाषा परिवार की जनसंख्या हमने बताया था, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, तो अगला है सामाजिक भूगोल की उपशाखा चिकित्सा भूगोल है। सही बात है, सामाजिक भूगोल की उपशाखा जो है वो क्या है, चिकित्सा उपशाखा, उपशाखा, उपक्षेत्र नहीं बोला गया, उपशाखा। सामाजिक भूगोल की उपशाखा क्या है, तो चिकित्सा भूगोल है।
ठीक। उसके बाद है स्थानीय संगठन। स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम। स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम 1950 से 1960 के दशक तक रहा है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे कि स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम कब से कब तक रहा है, तो 1950 से 1960 तक रहा है, यानी कि 1950 के दशक तक। उसके बाद है मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। सही बात है, मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ चिंता करते रहता है। वर्तमान को लेकर कुछ चिंतित रहता ही है, लेकिन भविष्य को भी लेकर और पास्ट को लेकर भी कुछ कुछ चिंता वो करते रहते हैं। तो मनुष्य कैसा प्राणी है, एक चिंतनशील प्राणी। कभी आपने देखा है कि जानवरों को जो वो चिंता करते हो, तो जानवर कभी चिंता नहीं करते हैं, उसको तो बस अपने खाने से मतलब है। लेकिन मनुष्य क्या है, एक चिंतनशील प्राणी है, वो कुछ ना कुछ हमेशा जो है चिंता करते रहता है। उसके बाद अगला है कि अनुवांशिकी के नियम का अध्ययन। अनुवांशिकी के नियम का अध्ययन से जो है वो डीएनए के बारे में जाना है। किसने, तो मनुष्य ने जो है अनुवांशिकी के नियम का अध्ययन करके डीएनए के बारे में जाना जाता है, यानी कि जाना था। तो डीएनए क्या है, एक मतलब पद्धति है, एक प्रक्रिया है, जिससे क्या होता है कि रिलेशनशिप पता किया जाता है। इसके बारे में हमने हालांकि थ्योरी में बात कर लिया था। आपको लिंक जो है प्लेलिस्ट का हिस्ट्री के ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट एंड हिस्ट्री और हिंदी का जो है आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद है रुको और जाओ नाम नव निश्चयवाद का टेलर ने दिया था। देखिए, नव निश्चयवाद कोई विचारधारा किसने दिया था, टेलर ने। लेकिन टेलर ने एक और नाम दिया था इसको, नव निश्चयवाद का नाम दिया था रुको और जाओ। नव निश्चयवाद विचारधारा क्या है, तो मनुष्य को जो है प्रकृति यानी प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है, यही होता है इसका थे। उसके बाद है हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन क्या, यानी कि लघु उत्तरी क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर में ये सब प्रश्न आपके बनेंगे। 2 नंबर में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम लेके आए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भूगोल क्या है। क्वेश्चन है भूगोल क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बता रखा है भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पृथ्वी के स्वरूप कैसा है, तो पहाड़ कहीं पे है, तो कहीं पे सागर है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे मैदानी भूभाग है, और उसके प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं, भूगोल कहलाता है। फिर से ध्यान से आप इसको रिपीट करिएगा। क्या है भूगोल, क्या है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पृथ्वी के स्वरूप और उसके प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं, भूगोल कहलाता है। इनके पिता कौन है, तो हिकेटियस। इनके जनक कौन है, तो हिकेटियस। क्यों हिकेटियस है, क्योंकि हिकेटियस ने इनका जो है क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया है, वर्णन किया है। तो भूगोल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला है भूगोल कितने प्रकार का है, तो आपको बता रखे हैं कि भूगोल कितना प्रकार का है भाई, तो भूगोल 3 प्रकार का टोटली है। कौन कौन, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल, देखिए अभी आपने भूगोल पढ़ा, लेकिन अब बोल रहा है मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो मानव भूगोल का परिभाषा क्या हो जाएगा, मानव भूगोल की परिभाषा क्या हो जाएगा कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति, ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी तक यानी वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। यहां भी जो है आप यहां से आराम से देख सकते हैं इसको। ठीक, ये देखिए मानव भूगोल क्या है, तो मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी तक, ध्यान से सुनिएगा, मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी तक उनके पर्यावरण के साथ संबंधों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल कहलाता है। इनके जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल साहब। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखें। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम लिखें। अब देखिए मानव भूगोल का उपक्षेत्र बताना है, तो मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र का नाम निम्नलिखित है। क्या है, तो सैन्य भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, निर्वाचन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, कृषि भूगोल, ये सभी जो है क्या है, मानव भूगोल के एक उपक्षेत्र है। क्लियर है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, इसके बारे में ज्यादा बात करने से भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ इसको आपको याद रखते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ से आपको फायदा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संभववाद क्या है। क्या क्वेश्चन है कि संभववाद क्या है, तो आपको पता होगा संभववाद एक विचारधारा है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो विडाल डिला ब्लास को माना जाता है। संभववाद एक विचारधारा है जिसके प्रवर्तक विडाल डिला ब्लास को माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार जो है मनुष्य जो है वो क्या है, प्रकृति का स्वामी है। मानव क्या है, प्रकृति का स्वामी है। संभववाद क्या है, तो संभववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य क्या है, प्रकृति का स्वामी है और उसे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है, अर्थात इसमें अत्यधिक जोर मानव को दिया गया है।
मतलब समझिए इसका ध्यान से। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी है, यानी प्रकृति मनुष्य का गुलाम है। जैसा चाहे प्रकृति को मनुष्य वो चला सकता है, जैसा भी चाहे वैसा चला सकता है, यानी प्रकृति को जहां चाहे वैसा, मतलब जैसा भी यूज करना चाहे वैसा वो यूज कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि संभववाद विचारधारा क्या है। इस बात को किसने दिया था? विडाल डिला ब्लास जी ने दिया था। संभववाद विचारधारा को किसने दिया था? विडाल डिला ब्लास ने। यानी संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? विडाल डिला ब्लास। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य क्या है? प्रकृति का स्वामी है, उसे जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है, अर्थात इसमें अत्यधिक जोर जो है वो मानव को ही दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद क्या है? नवनिश्चयवाद क्या है? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक आपको पता होगा ग्रिफिथ टेलर थे। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार क्या है? मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है, अर्थात इसे रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम किसने दिया था? ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता टेलर, यानी कि ग्रिफिथ टेलर साहब ने ही इसको, इसका एक और नाम दिया था नवनिश्चयवाद का। क्या नाम दिया था? रुको और जाओ निश्चयवाद का। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं कि नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो नवनिश्चयवाद क्या है? इसके प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। इस विचारधारा के अनुसार क्या है? इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है। अब ये प्रकृति के नियमों का पालन करने से क्या तात्पर्य है? जैसे देखिए, अब सूर्य जो है वो किस ओर से उगता है? सूर्य पूरब से उगता है, और डूबता किस ओर है? पश्चिम। ये क्या है? एक प्रकृति का नियम है, और इस नियमों का जो है मनुष्य को पालन करना पड़ता है। लेकिन अगर मनुष्य चाहे तो क्या कर सकता? मनुष्य अगर चाहेगा तो क्या कर सकता है? जैसे देखिए, कोई अगर 7 बजे 8 बजे अगर हो गया, उठ गया, मतलब सुबह सो के, उसके बाद वो क्या कहेगा कि सुबह जो है अभी सूरज जो है अभी 1 घंटा बाद उगना चाहिए, 11 बजे उगना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो क्या करना पड़ता है उसको? मतलब वो मनुष्य जो है चाहेगा अपने हिसाब से प्रकृति को मतलब बदलना चाहेगा, लेकिन नहीं। नवनिश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कि ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है, और इसका नाम रुको और जाओ किसने दिया था? तो ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता टेलर ने दिया था। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, 12 क्वेश्चन, लगभग 12-13 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र क्या क्या है? आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र पूछा गया है। तो आर्थिक भूगोल मतलब कि पैसा से संबंधित भूगोल, जिससे पैसा आता हो। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। एक है संसाधन भूगोल, संसाधन से भी पैसा आता है। उद्योग भूगोल, उद्योग धंधों से भी पैसा आता है। और कृषि भूगोल, यानी कृषि करने से भी, अच्छी पैदावार होने से भी पैसा आता है। ठीक, उसके बाद है रेडिकल या फिर अमूलवादी विचारधारा क्या है? रेडिकल या फिर अमूलवादी विचारधारा। देखिए, रेडिकल यानी अमूलवादी विचारधारा का क्या नाम है? रेडिकल विचारधारा। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो अमूलवादी विचारधारा को। ठीक, इसमें क्या होता है, यानी कि रेडिकल विचारधारा में गरीबी की वजह से बंधन यानी मजदूरी तथा सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी इसके अंदर अगर गरीबी की वजह से क्या हुआ है? बंधन पड़ गया है, एक तरह से गरीबी की वजह से एक तरह से बंधन पड़ गया, और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए जो है मार्क्स के सिद्धांत को जो है क्या किया गया है? अपना लिया गया है। मार्क्स के सिद्धांत को अपनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से इस चीज को, यहाँ पे हमने पूरा किया है। ठीक, कि प्रयोग किया गया है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगला क्या है कि मानवतावादी विचारधारा के बारे में आप क्या जानते हैं? मानवतावादी विचारधारा के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला तथ्य, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछता है कि मानवतावादी विचारधारा क्या है, मानवतावादी विचारधारा के बारे में टिप्पणी लिखें, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि मानवतावादी विचारधारा है क्या। तो मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला तथ्य मानवतावादी विचारधारा कहलाता है। मानव मूल्यों एवं चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला तथ्य मानवतावादी विचारधारा कहलाता है। जैसे देखिए, शिक्षा में ऐसा सुधार होना चाहिए जिससे छात्रों को साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकी रूप से क्या हो सके? विकास हो सके। ये चीज है। जैसे मेनली चीज आप सिर्फ शिक्षा लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक, तो मानववादी विचारधारा क्या कहलाएगा? मानव मूल्यों एवं चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले तथ्य मानवतावादी विचारधारा कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए, ये टॉपिक हमने नोट कर लेना है आपको, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि मानवतावादी विचारधारा का संबंध जो है वो मानव कल्याण और स्थानीय प्रतिरूप से है। यानी मानवतावादी विचारधारा जो है इसका संबंध किससे है? मानव कल्याण और स्थानिक प्रतिरूप से। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई कि मानव भूगोल की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मानव भूगोल की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ध्यान से समझिएगा इसको। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा क्या है? भूगोल की प्रमुख शाखा क्या है? मानव भूगोल। पता है आपको भूगोल की 3 शाखा है।
है ना, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो वही बात है कि भूगोल की प्रमुख शाखा क्या है, मानव भूगोल। मानवीय घटकों का अध्ययन कराता है, जो कि क्या कराता है, मानवीय घटकों का अध्ययन कराता है। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का भी अध्ययन मानव भूगोल के केंद्र बिंदु है। यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कौन कराता है, मानव भूगोल। ध्यान से समझिएगा, भूगोल की प्रमुख शाखा मानव भूगोल है, मानवीय घटकों का अध्ययन कराता है ये। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के केंद्र बिंदु है। यानी इस चीज का अध्ययन जो है ये मेनली कराता है। अर्थात जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधों से है, उसी प्रकार मानव भूगोल का संबंध मानव से है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कल्याणपरक विचारधारा। क्या है कल्याणपरक विचारधारा? कल्याणपरक विचारधारा ध्यान से समझिएगा, इस विचारधारा की उत्पत्ति जो है वो पूंजीवाद के कारण हुई है। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए अभी आपके पास मोबाइल है ना, तो ये क्या है, एक आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आपका मोबाइल जो है कोई और यूज नहीं कर सकता है, यानी ये चीज क्या है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये इसको जैसा चाहे आप वैसा यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन जैसे आप देखिए स्कूल में जो है आप देखे होंगे हाई स्कूल में, वहाँ पे क्या आया रहता है कि वो बोर्ड आया रहता है स्मार्ट क्लास के लिए। स्मार्ट क्लास के लिए वहाँ पे बोर्ड आया रहता है, तो वो जो है क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। वो हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट उसको उपयोग कर सकता है। तो हर स्टूडेंट उपयोग कर सकता है, तो किसी निजी के लिए, किसी निजी व्यक्ति के लिए जो है नहीं कर सकते, कल्याण हम नहीं कर सकते हैं उससे, समझ रहे हैं ना। वहाँ पे क्या होगा, सामूहिक रूप से सबका, सभी विद्यार्थी का कल्याण होगा। लेकिन कल्याणपरक विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है, ये भी कल्याणपरक विचारधारा है, लेकिन पूंजीवाद के कारण हुई है। इसकी उत्पत्ति जो है वो पूंजीवाद के कारण हुई है। मतलब कि जैसे देखिए मानव की वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है इसमें, अर्थात कहाँ कैसे, ये सभी इस विचारधारा के मुख्य बिंदु है। जैसे देखिए किसी किसी गरीब को आपको मदद करना है, किसी गरीब को आपको मदद करना है, आपके पास पैसा है, जिम मतलब आपके जेब में जो है पैसा है, तो अब वो पैसा से आप उसका मदद कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी था तभी तो, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था था तभी तो। लेकिन अगर आपके पास सरकारी प्रॉपर्टी रहता तो फिर आप जो है उसकी कल्याण नहीं कर सकते थे। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसलिए कहा जाता है कि इस विचारधारा की उत्पत्ति जो है वो पूंजीवाद के कारण हुई है। इसमें मानव की वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कहाँ कैसे, ये सभी इस विचारधारा के मुख्य बिंदु हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, लास्ट क्वेश्चन यही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब कराए हैं। जितना भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है नहीं बनते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर से पढ़ लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये 12 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं आप इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो कोई फायदा भी नहीं है उसको पढ़ने से। आप थ्योरी पढ़ लिए तो बहुत अच्छा है, उसके बाद बस इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, उसके बाद और कुछ नहीं, इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, बोल रहा है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। यानी मानव भूगोल जो है वो सामाजिक विज्ञान से कैसे संबंधित है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बहुत, तो ध्यान से समझिएगा। मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या एवं विश्लेषण के लिए अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल के लिए अपना संबंध अपना स्थापित करते हैं। अर्थात मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान से सहायता प्राप्त करते हैं तथा प्रदान भी करते हैं, ताकि 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 सामाजिक विज्ञान भी अपनी विषय सामग्री की व्याख्या बेहतर तरीके से कर पाए। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब मैं समझाता हूं आपको। देखिए बोल रहा है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। हमने जो ये लिखा है इस चीज को चाहे तो आपको घोकना पड़ेगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो आपको घोकना नहीं पड़ेगा। देखिए मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। देखिए आपको ये बता देना है कि ये सामाजिक विज्ञान का ये जो है क्या है। देखिए सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल, सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल, और भूगोल का ही एक भाग है मानव भूगोल, भूगोल का ही एक भाग है मानव भूगोल। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल और भूगोल का एक भाग है मानव भूगोल। अर्थात भूगोल में जिस प्रकार से पूरे भूमंडल का वर्णन किया जाता है, उसी तरह से मानव भूगोल में पूरे भूमंडल में मानवीय स्थितियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। बस इतना सा आपको बता देना है। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये चैप्टर यानी कि इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब जो है आप स्पीडली करके वीडियो पॉज करके उस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, इसका नोट्स खुद से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।